हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओई एकेडमी। वीओई एकेडमी की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब ठीक हो और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो तो मैं आपको बता दूं, हमारी एकेडमी एक टारगेट से चल रही है जहां हम आपको इस बार आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। और वो बोर्ड कोई भी बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई, आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड। तो हम एक जनरल सिलेबस करा रहे हैं जहां पे आप हर एक बोर्ड के, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हो। और फर्दर आपको यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सब ऑथेंटिक होगी। और सब हमने जो भी हम अपने लेक्चर्स के लिए मटेरियल ले रहे हैं या आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब एनसीईआरटी बुक्स बेस्ड है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड है। तो आपको कंटेंट को लेके भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा नाम डैनी है और मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूँ। और मैं आपको आप लोगों का फिजिक्स का जितना भी पोर्शन है, साइंस में आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है वो सब कवर करा रही हूँ। तो हमारी अब तक की जर्नी, हम मिडवे आ चुके हैं अपनी जर्नी में। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और एक बहुत बड़ा चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो और आपको उस चैप्टर की भी प्रिपरेशन करनी है तो आप पिछली वीडियोस पर जा सकते हो या फिर आप चैनल को पेज पर विजिट कर प्लेलिस्ट पर जा सकते हो, फिजिक्स बाय नैनी मैम। वहां पर आपके पास वीडियोस मिल जाएंगी और वहां से आपको जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, पूरे चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, तो वो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो वो उनको सीक्वेंस वाइज देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अब हम जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसे कंप्लीट कर रहे हैं और ये उस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है। अब हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, तो मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले ह्यूमन आई का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, जहां पे आपको समझ आएगा कि ह्यूमन आई क्या था या हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था और आज का हमारा मेन टॉपिक क्या था जो हमने पिछली जगह पर छोड़ा था। क्या छोड़ा था? हमने ये देखना था कि सिलेरी मसल्स का ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम है जिन्होंने लेंस को पकड़ के रखा हुआ है। तो आज हम उसी चीज के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। पर उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, अपने पिछले टॉपिक्स का देख लेते हैं कि अपने पिछले टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था। तो अपनी पिछले वीडियो के अंदर हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था और उसके वेरियस जो भी कंपोनेंट्स या पार्ट्स कह लो उन्हें स्टडी किया था। तो ह्यूमन आई एक स्फेरिकल बॉल की तरह से होती है। स्फेरिकल बॉल समझते हो? एक स्फीयर की तरह से होती है जिसका डायमीटर कुछ 2.3 सेंटीमीटर तक का होता है और वो कुछ इस तरीके से नजर आती है। ओके, इस तरीके की स्फेरिकल बॉल होती है। अब इस स्फेरिकल बॉल में कुछ कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं जिसे समझना आप लोगों के लिए और भी नेसेसरी है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस आई बॉल, इस स्फेरिकल बॉल के पीछे से एक नर्व निकलती है यहाँ सर, और इस नर्व को क्या बोला जाता है? ऑप्टिक नर्व। इस नर्व को क्या बोला जाता है? ऑप्टिक नर्व। और इस आई बॉल के बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर एक बल्ज होता है। बल्ज समझते हो? एक आउटवर्ड डेंट की तरह से होता है, जैसे आप बोलते हो कार का डेंट पड़ जाता है, वैसे यहाँ पर भी एक आउटवर्ड बल्ज होता है जो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस आउटवर्ड बल्ज को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कोर्निया। अब ये मैं थोड़ा फास्ट पेस पे करा रही हूँ क्योंकि ये मैं पहली बार नहीं करा रही हूँ। इसकी एक डिटेल वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, इस चैप्टर की वो पहली वीडियो है, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं वहां पे। यहाँ पे मैं आपको विद इन मतलब 2-3 मिनट्स एक ब्रीफ रिव्यू दे दूंगी कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो एक तो हमारे पास एक नर्व आती है जो ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाती है। फिर उसके बाद एक कोर्निया है जो एक आउटवर्ड बल्ज होता है, और ये कोर्निया क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग की तरह से होता है। एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग की तरह से होता है। ट्रांसपेरेंट अगर आप देखो ना तो कोर्निया, अगर कोर्निया एक्सट्रैक्शन आप देखो तो कोर्निया बिल्कुल लेंस जैसा होता है। जो अगर आई में लेंस डालते हैं ना कोई विजन करेक्शन के लिए, जब लेंस डाले जाते हैं तो जैसा वो लेंस दिखने में होता है, कोर्निया भी वैसा होता है, ट्रांसपेरेंट और बल्ज्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, अब ज्यादातर आपको पता है कि इसके अंदर अब मीडियम कुछ और हो जाता है। तो जो रिफ्रैक्शन, जो लाइट की पहली रिफ्रैक्शन होती है बाहर यूनिवर्स से, जब वो लाइट हमारे आई बॉल के अंदर एंटर करती है तो जो पहली रिफ्रैक्शन होती है वो यहाँ कोर्निया के ऊपर होती है। ठीक है, अब उसके बाद कोर्निया के बाद यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? डार्क मस्कुलर चीजें होती हैं और इन दोनों का पेयर है और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें आयरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्हें आयरस बोला जाता है। और इन मसल्स के पीछे यहाँ पर
हमारा मेन कंपोनेंट जो हमें विजन देता है वो क्या होता है, यहाँ पर हमारा लेंस पड़ा हुआ होता है। ओके, क्या पड़ा होता है हमारा यहाँ पर, लेंस पड़ा हुआ होता है। अब सबसे पहले हमने आइरिस के बारे में देखना है। ये आइरिस क्या है रजे, मसल्स हैं जो एक गैप को शो करती हैं या एक गैप को कंट्रोल करती हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ गैप है। अब इस गैप को क्या बोला जाता है, इस गैप को बोला जाता है प्यूपिल। क्या बोला जाता है इस गैप को, इस गैप को बोला जाता है प्यूपिल। अब प्यूपिल का क्या काम होता है रजे, प्यूपिल क्या है, जो भी लाइट हमारी मतलब आउटसाइड से एंटर कर रही है हमारी आईज के अंदर, तो प्यूपिल क्या है, कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर करेगी। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल कंट्रोल करता है कि आपके आई के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी। जैसे कि अगर आप मान लो, अगर आप जिस टाइम पे सूरज निकला हुआ है, ठीक है, सन रेज की प्रेजेंस में अगर आप घर से बाहर निकलते हो तब क्या होगा। अब देखो सन रेज के टाइम पे वो जो रोशनी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो ज्यादा लाइट एंटर करना भी हमारे आई के लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो प्यूपिल उस टाइम पे क्या करता है, प्यूपिल उस टाइम पे ये आइरिस मसल्स क्या है, थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं और प्यूपिल के साइज को क्या कर देती हैं, छोटा कर देती हैं। क्या कर देती हैं, प्यूपिल के साइज को थोड़ा छोटा कर देती हैं, जिससे जो अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आईज के अंदर एंटर कर रही थी वो कम हो जाती है। अब इंस्टेड ऑफ एक लाइटर रूम, अगर आप एक डार्क रूम के अंदर जाओ, जैसे मान लो अगर आप सूरज में खड़े थे, है ना, बाहर सनरेज में खड़े थे और एकदम से आप बाहर से अंदर आते हो अपने रूम के अंदर। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, एकदम से जब आप कमरे के अंदर आते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपको ये लग रहा था, आप अपनी आंखें झपकाते हो, ये क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, है ना। तो वो भी सब कुछ हो रहा होता है। वो क्यों हो रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पे जब आप बाहर धूप में थे तो आपका प्यूपिल का साइज बहुत ज्यादा कम हो गया था। जो आपका प्यूपिल है उसका साइज बहुत कम हो गया था। अब जैसे ही आप एक लाइट डार्कर रूम में एंटर किए तो आप प्यूपिल के साइज को क्या करना पड़ेगा, प्यूपिल के साइज को बड़ा करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट क्या है, आई के अंदर एंटर कर सके और जो भी आपके आसपास की जो भी चीजें हैं उनकी इमेज हम अपने ब्रेन को भेज सके। तो अब प्यूपिल क्या है, प्यूपिल विद द हेल्प ऑफ आइरिस मसल्स कुछ एक फाइनाइट टाइम लेता है अपने साइज को दोबारा मेंटेन करने के लिए या दोबारा उस साइज तक आने के लिए। जिससे क्या होता है, आप जब भी एक लाइटर एरिया से, यानी जहां पर रोशनी बहुत ज्यादा थी, वहां से एक डार्कर रूम की तरफ जब आप जाते हो तो आपको पहले के 2-3 मिनट कुछ ढंग से नजर नहीं आ रहा होता। वाई दिस इज सो, दिस इज बिकॉज उस टाइम पे प्यूपिल अपने साइज को एडजस्ट कर रहा होता है। तो आप उस टाइम पर थोड़ा काम रहिए, आंखों को झपकाइए एंड प्यूपिल अपना साइज मेंटेन कर लेगा और फिर आप सब कुछ देख पाओगे। ठीक है, अब आइरिस मसल्स का हमें पता लग गया, फिर उसके स्पेस प्यूपिल का हमें पता लग गया। फिर यहाँ पर अब जो भी रजे लाइट एंटर करती है, नेचुरली वो लाइट क्या है, इस लेंस की हेल्प से क्या बना देती है, अपनी इमेज बना देती है। जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट से, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही हो उसकी एक इमेज बन जाएगी। अब उसकी इमेज कहाँ बनती है रजे, उसकी इमेज यहाँ पर आई के बैक में बनती है। ये एक तरीके की स्क्रीन होती है रजे, क्या होती है, एक तरीके की स्क्रीन होती है और इस स्क्रीन को क्या बोला जाता है, रेटिना। इस स्क्रीन को क्या बोला जाता है, रेटिना बोला जाता है। अब जो भी लाइट आई के अंदर एंटर करेगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेटिना पर जाकर क्या बोलेगी, इमेज बना लेगी। अब इस रेटिना के ऊपर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, इस रेटिना के ऊपर कुछ स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जिन्हें रोड्स एंड कोन सेल्स भी बोला जाता है। अब ये स्पेशल सेल्स क्या करते हैं, ये स्पेशल सेल जो भी यहाँ पर इमेज बनी है रेटिना के ऊपर, उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये स्पेशल सेल्स का क्या काम है, इनका काम है कि इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। जैसे ही आपकी इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट होगी, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वाया ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन तक जाएंगे और जब ब्रेन को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलेंगे तो उन्हें प्रोसेस करेगा और वो आपको बताएगा कि आपके सामने जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, जिसकी इमेज अभी अभी उसके पास आई है, वो असल में है क्या। तो ये रजी एक प्रॉपर फंक्शनिंग है आपकी ह्यूमन आई की। यहां तक मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर भी कर लिया था। आई होप आपको इसमें भी कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई हूं, रिवीजन भी हो गई है। अब हम मेन आगे बढ़ते हैं हमारी सिलेरी मसल्स के ऊपर। यहाँ पर अजय कुछ तरीके की मसल्स होती हैं जिन्होंने लेंस को पकड़ा होता है। अब इन लेंस का क्या नाम है, इन मसल्स का क्या नाम है, इन मसल्स का नाम होता है सिलेरी मसल्स। क्या नाम होता है इनका, सिलेरी मसल्स होता है इनका नाम। अब इनका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेरी मसल डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो लेंस पड़ा है ये कुछ कन्वेक्स लेंस की शेप का है,
जो लेंस आपको यहाँ नजर आ रहा है ये क्या है, कन्वेक्स लेंस की शेप का है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, इमेज कहाँ बन रही है, इधर वाली साइड पे बन रही है। तो आप लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा है, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो इमेज कहाँ बन रही है, ऑपोजिट टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट साइड पर बन रही है। जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो एक रियल इमेज होगी। रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो एक वर्चुअल इमेज नहीं होगी, बल्कि वो एक रियल इमेज होगी। अब रियल इमेज है, ये इससे भी देखा जा सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको रेटिना क्या बताया, रेटिना एक तरीके की स्क्रीन है, और स्क्रीन पे जो भी इमेज, जो इमेज स्क्रीन पर उतारी जा सकती है उस इमेज को बोला जाता है रियल इमेज। इट मीन्स जो हमारी आई है वो विद द हेल्प ऑफ लेंस हमें वर्चुअल नहीं एक रियल इमेज बनाकर देती है। और रियल इमेज की एक खासियत थी जो हम सब लोगों ने पढ़ी थी, वो क्या है कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। जो भी रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। इट मींस ये जो इमेज बनेगी, इस लेंस के थ्रू जो इमेज बनेगी वो भी यहाँ पर इन्वर्टेड ही बनेगी। तो एक एमसीक्यू हो सकता है, हाँ जो लेंस बनती, जो इमेज बनती है आई पे वो इन्वर्टेड होती है। जैसे अगर आप एक बुक है उसे सीधी देख रहे हो, बट आपके आई के बैक पर जो उसकी इमेज बन रही होगी वो उल्टी बन रही होगी, फिर भी आपको बुक सीधी क्यों नजर आती है? ये एक्चुअल में इंटरप्रिटेशंस होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इस तरीके से रीड करता है कि वो इमेज को अपने आप सीधा कर लेता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। बट रियलिटी में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड ही बनती है। तो हो सकता है कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इस तरीके से तुम्हें आ जाए कि जो रियल इमेज होती है वो तो इन्वर्टेड होती है, बट फिर भी तुम्हें सब कुछ सीधा क्यों नजर आता है? तो बताओ ये इमेज सच में रियल होती है या नहीं होती? या क्या यहाँ पे एक ऐसा केस है जहां रियल इरेक्ट हो गई है? नहीं, रूल्स वही फॉलो हो रहे हैं, बस हमारा ब्रेन उस सिग्नल्स को इस तरीके से रीड करता है, ये कह लो समझने के लिए कि उन्हें उल्टा रीड करता है, जिसके कारण जो उल्टी इमेज है वो भी तुम्हें सीधी लगती है और तुम्हें सब कुछ दुनिया तुम्हें सीधी नजर आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेटिना का कमाल कि रेटिना में इमेज उल्टी बनती है बट फिर भी हमें सब कुछ सीधा नजर आता है। अब नेक्स्ट हमें समझना है सिलेरी मसल्स के बारे में। अब जो ये सिलेरी मसल्स का मैं तुम्हें कंसेप्ट बताऊंगी वो असल में एक न्यू कंसेप्ट है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक की तरह तुम्हारे बुक में गिवन है, और वो टॉपिक क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। वो टॉपिक क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, क्या है वो टॉपिक? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब समझते हो? अकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना। तो यहाँ पे स्पेलिंग में डबल एम आएगा। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? या तो किसी को शरण देना, ठीक है, हिंदी में अकोमोडेशन का मतलब क्या है? किसी को जगह देना रहने के लिए। या तुम ये भी कह सकते हो एक ब्रॉडर व्यू के अंदर अकोमोडेशन का मतलब होगा किसी पर्सन के साथ एडजस्ट करना। ओके, अकोमोडेशन का। अब रजे फिजिक्स में जनरली क्या होता है, कुछ कुछ वर्ड्स जो तुम्हें गिवन होते हैं यहाँ पर, वो उनका जो मीनिंग होता है वो लिटरली मतलब जो उनका अल्फाबेटिक मीनिंग होता है ना उससे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। तो अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो, फिजिक्स को अच्छे समझना चाहते हो, ये समझना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर चीज का नाम ये क्यों है, तो सबसे पहले ट्राई किया करो उन चीजों के अल्फाबेटिक मीनिंग्स देखने के लिए। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है? अकोमोडेशन का मतलब होता है किसी चीज के साथ एडजस्ट करना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी जो हमारा लेंस है या हमारी मसल्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करती है? अपने आप को एडजस्ट करती है। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब ये बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीजें तो मैंने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये जो सिलेरी मसल्स, अब देखो इस लेंस के थ्रू वो इमेज रीड की जाएगी जो सिर्फ कहां उतरेगी? रेटिना के ऊपर उतरेगी। अब पर ये जो आपका लेंस है रजे, वो तो नियर ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स दोनों को देखने के लिए काम आता है। हम अपनी आंखों से पास की चीजें, दूर की चीजें सब कुछ देख पाते हैं। तो नेचुरली आपको ये पता है कि ये लेंस कैसा होगा। ये लेंस एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का नहीं हो सकता। इस लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती जानी चाहिए, तभी हर बार इमेज क्या बनेगी? रियल बनेगी। क्योंकि आप लोग पीछे जाओ, घुमाओ, अपना पिछला चैप्टर देखो, कन्वेक्स लेंस कुछ केसेस में जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल भी बनाता है, कुछ केसेस में एनलार्ज्ड भी बनाता है। बट क्या आपको यूं लगता है कि कभी आपको कोई चीज बड़ी दिख रही है, कभी छोटी दिख रही है? नहीं,
आपको हर एक चीज उतनी ही साइज की नजर आती है जितनी वो रियलिटी में है। इट मीन्स हमेशा आपकी इमेज को, आपके ऑब्जेक्ट को, जो आपका आई लेंस है वो इस पोजीशन पर रखता है कि रेटिना पर उसकी इमेज सेम साइज की बने। तो इसका मतलब ये एक ऐसा लेंस नहीं हो सकता जिसकी फोकल लेंथ फिक्स रहे, क्योंकि अगर एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ फिक्स है उसमें अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वेरी करेगा तो इमेज का नेचर भी वेरी करेगा। वेयर एज हम ह्यूमन बींग्स को हर एक चीज सिमिलर इमेज में ही नजर आती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका लेंस है ना, जो स्पेशल लेंस आपकी आंखों में लगा हुआ है, ये असल में अपनी जो पावर्स है या अपनी जो फोकस है उसे चेंज कर सकता है। तो वो चेंज कैसे करता है? वो अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है इन सिलेरी मसल्स की हेल्प से। नाउ अब ये सिलेरी मसल्स क्या करते हैं? ये सिलेरी मसल्स एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स हो सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने से क्या हो जाता है, आपका जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ बदलती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो अभी आप कुछ दूर की चीज देखना चाहते हो, जैसे आप लोग मोबाइल पर या लैपटॉप पर या जो भी टैबलेट है उसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, हमें सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो यूजुअली आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर मोबाइल या अपनी नोटबुक पे आप नोट कर रहे हो। तो जरा इससे आंखें घुमाओ और कुछ दूर की चीजें देखो, कोई दूर की कोई वॉल देखो अपने कमरे की, या कमरे से बाहर निकलकर एक बार कोई दूर की चीज देखो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आपकी आंखें बहुत रिलैक्स हो जाएंगी, आपकी आईज बहुत क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सांस आ गई आंखों को भी, है ना। तो आप इस तरीके से चीजें बोलोगे। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप कोई फारर ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जब कोई आप दूर का फार का ऑब्जेक्ट जब आप देखते हो, तो उस टाइम पर ये सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं? ये सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। जब भी आप कोई दूर की चीज देखते हो तो ये सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं? ये सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। और रिलैक्स होने से क्या होता है? ये जो लेंथ है इसकी जो फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज भी ठीक तरीके से रेटिना के ऊपर आ पाएगी और तुम उन दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे। ठीक है, तभी तुम्हें जब तुम दूर की कोई चीज देखते हो, या जनरली हमें रिकमेंड किया जाता है, हम लोग बच्चे हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमें रिकमेंड किया जाता है थोड़ी देर पढ़ने के बाद कोई दूर की चीज देखो ताकि आंखें रिलैक्स हो सके। तो वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि सिलेरी मसल्स जब भी कोई दूर की चीजें देखनी हो हमें तो वो रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देती हैं ताकि एक बेटर इमेज ऑब्टेन हो सके। अब यही अगर कोई नियरर ऑब्जेक्ट तुम्हें देखना हो, ठीक है, अभी मैं आई के बीच में लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कहीं जगह नहीं है, आप लोग अपनी नोटबुक में सीक्वेंस वाइज इस चीज को देखना। अगर तुम्हें कोई नियरर ऑब्जेक्ट देखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी फोकल लेंथ को रिड्यूस करना पड़ेगा, हमारे लेंस की फोकल लेंथ को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कोई नियर का अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये सिलेरी मसल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, या ये कहो मतलब कंप्रेस हो जाएंगी, ये इन पे स्ट्रेन पड़ने लगेगा, जोर पड़ने लगेगा इन पे। ठीक है, तो ये नियरर ऑब्जेक्ट को देखते वक्त सिलेरी मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी और ये फोकल लेंथ को क्या करेंगी? डिक्रीज कर देंगी। फोकल लेंथ को क्या कर देंगी? डिक्रीज कर देंगी और तुम नियरर ऑब्जेक्ट को भी अच्छे तरीके से देख पाओगे। तो इस तरीके से तुम्हारे सिलेरी मसल्स तुम्हारी आई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिलेरी मसल्स अपनी रिलैक्सेशन और अपनी कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे जो आपका आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। तभी हमने बोला ना कि हमने जो भगवान ने हमें आंख बनाई है वो हम कभी कैमराज में ऑब्टेन नहीं कर पाते। अब आप कितना भी महंगा कैमरा ले लो, कितना भी महंगा फोन ले लो, कोई भी महंगा कैमरा ले लो, आपको कभी भी उस तरीके की इमेज नहीं नजर आएगी जो आप जनरली आंखों से देखते हो। क्योंकि जनरली आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप कोई ब्यूटीफुल सीनरी अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करना चाहते हो तो आप उसे कैद करते हो, कभी कभी देखते हो कलर अच्छे नहीं आए यार, उतनी क्लियरिटी नहीं आई यार, कुछ नहीं आया, और जो दिख रहा है वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है, फोन में इतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं ना हम लोग ये सब इसीलिए क्योंकि जो हमारा जो लेंस है वो हमारे भगवान की, हमारे जो भी खुदा अल्लाह जो भी है उनकी हमें देन है। और ये इतना खास इसलिए है क्योंकि ये एक लेंस अपनी फोकल लेंथ हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, वेयरएज आपका फोन का जो भी लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया है सिलेरी मसल्स का यूज, और सिलेरी मसल्स के थ्रू आपको पता लग गया है पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब पावर ऑफ
एडजस्टिंग द फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से यू नीड टू नो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे नियरर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है, और हमारे पास दो आंखें क्यों हैं। ठीक है, इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया हो, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, ग्रिपिंग लगी हो, किसी भी पॉइंट पे आपको ये ना लगा हो कि बंद कर दें यार बस बहुत हो गया, और सब कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट और फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सब समझ में आया हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ अच्छे फिनोमिनास के साथ, और उन सबको अच्छे से पढ़ते हैं। थैंक यू so much for watching BOE Academy. I am Annie and I request everybody to learn well, to make notes and excel. Thank you.